हमारा हमने लीज चल रहा था ना, तुम्हारा उसको नहीं है, तुम्हारा ग्रुप में डाला था हमारा टेस्ट है बेटे। अच्छा टेस्ट है, हमारा टेस्ट है टेस्ट तो ये नीचे मैं लिख लो प्रिंट आगे 5 मिनट तुम्हारा है ना। मैं ये 19 खत्म होगा, फिर इधर ही ब्रांच को करूंगा, मुझे लग रहा है बुला लूंगा फिर। तो ब्रांच फाइनली स्टार्ट कर रहा बिल्कुल लगा आज स्टार्ट करो। ठीक है तो रहने देता हूं बोला हेलो। आज में तुम्हारा टेस्ट है जो सीए में नन स्टूडेंट है, सीए वालों का तो चल रहा है इधर। तुम्हारा तुम्हारा एक लिंकिंग चल रहा है, उसके बाद टेस्ट इनका अभी कोई क्लास नहीं है तो अभी टेस्ट है। आपका चल रहे हो सीएम का वाले बच्चे और आपका अभी टेस्ट है नाम न्यू सीएम में बैच का यू आर सेफ। सॉकेट था ना, उसका कवर आ गया। और एक बार ना पीछे का वो बंद करके एसी भी चला देना यार। वो वाला एसी जरूरत नहीं है क्या? सही लग रहा है वो वाला, कह रहा हूँ चल। और AS19 में आपको याद है अकाउंट्स की हाँ बच्चे, मैं कल छुट्टी है ना दोस्त, कल मैं एकदम A to Z सारी चीजें कर दूंगा। हाँ संडे है ना, संडे आराम से बैठ के सर कल तो क्लास हमारी देना है। हाँ पर मैं तो घर पे हूँ ना, आप घर ठीक है। आइए AS19 आपको याद है, या तो फाइनेंस लीज था या तो ऑपरेटिंग लीज था। और हमने क्या सीखा था अभी फाइनेंस लीज के अंदर? एक तो लेसी की बुक्स थी और एक लेसर की बुक्स। भाई साहब ऐसा है, लेसी की बुक्स में कुछ टर्म्स बता रहा हूं आपको। क्या मैं कह सकता हूं, एक तो हमने लीज रेंटल टर्म देखा था, हर साल का क्या किराया था। कह सकता हूं GRV देखा था। GRV की फुल फॉर्म क्या थी? देन UGRV देखा था। और ये दोनों मिला के क्या होता था? और इफ आई आस्क यू व्हाट इज MLP, कहने से लीज रेंटल प्लस GR। लेकिन अगर मुझे वो रेट निकालना होता था, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, तो ये रेट कैसे निकलता था? दिस इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस UGRV इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। याद आ रहा आप? ये रेट हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले थे। फिर जो भी रेट आ गया, ठीक है, तो उसके बाद जब हम जर्नल एंट्री डालते थे किसकी बुक में? लेसी की। एसेट ऑन लीज टू लेसर। और ये वैल्यू कैसे निकलती थी बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP प्लस UGRV भी, या नहीं? नहीं लेते, यहाँ पे नहीं लेते थे, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। और जो रेट है वो कौन सा रेट होता था? ये जो ये वाला रेट निकला हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज। याद है ना हमने सारी बातें? आइए, वैसे तो लेसी के अंदर एक बात और बच रही है।
तो आओ जरा एक बार लेसी की बात ही देखे सारे की सारे। ओके। हमने ये करा था ना बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हुआ था ना। 12.6 निकाला था, फिर 12.56 से आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 तक हुआ था। ये भी निकाल लिया था हमने, ये भी निकाल लिया था बच्चे। कोई बात नहीं बेट। क्या गिरा? चेयर टूट गई है। इतनी सारी चेयर आ चुकी है भाई, और कहाँ चेयर लगाऊंगा इधर है। हाँ, अच्छा चेयर बदल या स्टूडेंट ही बदल दूँ? माय गॉड। अब बेटे आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा वो चेयर भी टूटी शुरू होगी। इसका मतलब आप जान कुछ कह रहे हैं। चलिए सर, एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ बोल रहा है, आप सब बच्चों को पुरानी बातें रिलेटेड है ना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है, सपोज यूजीआरवी इज नॉट डिटर्मिनेबल। वही पहले वाला एग्जाम्पल ही चल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं यूजीआरवी इज नॉट डिटर्मिन। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर यूजीआरवी निकल ही नहीं रहा, तो क्या मैं वो इम्प्लिसिट रेट इन द लीस्ट टर्म निकाल पाऊंगा? क्योंकि अगर यूजीआरवी नहीं है तो मेरा वो फॉर्मूला ही कंप्लीट नहीं हो रहा। क्योंकि फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी प्लस यूजीआरवी इक्वल टू फेयर वैल्यू। अगर यूजीआरवी मेरे को कोई बताएगा ही नहीं, तो क्या मैं वो रेट निकाल पाऊंगा? हिट एंड ट्रायल से भी नहीं निकाल। तो अगर ऐसा होगा, तो आप ये लाइन पढ़िएगा, लिखाऊंगा भी, सिंस इंटरेस्ट रेट implicit on the lease is a discount rate at which present value of MLP and present value of UGRV equals a fair value, interest rate implicit on the lease cannot be। भाई जब यूजीआरवी नहीं दोगे, रेट निकालने के लिए मुझे एमएलपी भी चाहिए होती है और यूजीआरवी भी चाहिए होती है। यूजीआरवी अगर दिया ही नहीं, तो क्या ये फॉर्मूला सेट बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। तो उस केस में क्या बोल रहा है बच्चे? इफ इंटरेस्ट रेट ऑन लीज इज नॉट डिटर्मिनेबल, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी शुड बी डिटर्मिन्ड यूजिंग लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग। ये मैं आपको बहुत डिटेल्ड बता रहा हूं, इसलिए इतना गहरा लेके जा रहा हूं। अगर आप वो रेट नहीं निकाल पाओ, तो आपको कौन सा रेट यूज करना होगा जो आपको गिवन होगा? लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग। हमें नहीं जानना है कैसे निकल रहा है क्या है। अगर यूजीआरवी नहीं दिया तो वो कहानी हो ही नहीं सकती। तो उस केस में मुझे क्या रेट पकड़ना पड़ेगा? लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अब आप क्या करिए, जो जो मैंने अंडरलाइन करा है इसको एज इट इज लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा, इफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज। नहीं, एक बार रुकना, लिखना तो यही है पर, हाँ ठीक है, इफ करके लिख दो कि इफ इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, एज इट इज यही लैंग्वेज पकड़ लेना। यही इफ से लेके, वैसे पूरा ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना। ठीक है ना, सारा ही लिख लीजिए। आज सीएमए के बच्चे क्यों नहीं आए? अच्छा,
नहीं बैठे तो है। कौन जोएब क्या हुआ है? टेस्ट दे दिया तुम लोगों ने आज? उधर कैसे? कौन सा? हाँ, स्कैनर वगैरह कर लो, कर लो। वो पहली बोला सुनिए, पर स्कैनर जरूर करो। स्कैनर एरर की वजह से मैसेज बता रहा है। जो प्रैक्टिस करोगे तो चलिए लिख लिया बच्चे। चलिए आगे बढ़े। ए जल्दी लिखो रे। थर्टी फर्स्ट को सीनियर वाले बच्चों का टेस्ट कराना है, सब ठीक है। 31st को टेस्ट करेंगे, सारे बच्चे से देना प्लीज। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं हुआ। हाँ वो मैं संडे तक, कल छुट्टी है मुझे पता है, आपकी नहीं है, कॉस की क्लास है, लंबी क्लास है, मेरी तो छुट्टी है ना, कल डाल सारा अपडेट कर दूँ। लिख लिया? ओ माय गॉड। वही हटा रहा हूँ। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? ठीक है। तो भाई अगर आपको यूजीआर भी नहीं दिया था तो हमें क्या यूज करना है? लेसीज बोरोइंग रेट, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसी केस स्टडी बाई चांस ऐसी कोई ट्रू फॉल्स में आ जाए, कुछ आ जाए, समझो थ्योरेटिकल भी बन जाता है। तो आप मुझे बताइए वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर अब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी यूजिंग लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग। सर हमें निकाल क्यों रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा सारी बातें। आपको याद है लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, और आप मुझे बता दो आखिरी में कहां तक जा रहा हूं मैं, 50,000 तक की पेमेंट हो रही थी, 25,000 का जीआरबी। सर यूजीआरबी क्यों नहीं लिया, है ही नहीं मेरे पास। यही तो पॉइंट है कि डिटर्मिनेबल नहीं है। तो अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो छोड़ो फिर उस रेट को, बोरोइंग रेट ले लो और उसका डिस्काउंट कर दो। कितना आ गया बेटे? 2,05,025। आपको लगेगा ये हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ आ जाए। पूरा क्वेश्चन वही है, यूजीआरवी नहीं है। मुझे अभी भी वो रेट निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूं पर निकाल नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि यूजीआरवी नहीं था। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू 10% लेके ये निकाला। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए 10% पे कितना आ रहा है बेटे? 2,05,000। और फेयर वैल्यू कितने की थी? 2 लाख। तो मेरा एसेट कितने पे रिकॉर्ड हो जाए? अगर वो नहीं दे रखा
तो भाई 10% ले ले जो गिवन होगा, उस पर डिस्काउंट लगा दो। कितनी वैल्यू आ गई उसकी? 2,05,000। पर मेरे को एट द इंसेप्शन रिकॉर्ड किस पे करना पड़ता है? प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वो लोअर क्या बन गया मेरा? 2 लाख। समझ आया तक? बना दीजिए इसको, दिमाग में तभी बैठेगा धीरे धीरे। 10% गिवन, ठीक है, वरना मतलब अटक जाएगी बात, समझ रहे? गिवन होगा। अभी ना क्या हो रहा है, ये ना एग्जांपल चल रहा है, अभी तो सीधा क्वेश्चन आएगा ना, तो आराम से, ठीक है, मतलब वो गिवन होगा, वो ऐसा होगा ही नहीं कि गिवन। स्टेप बाय स्टेप करना भी एक और मोमेंट आएगी, मतलब कॉन्सेप्ट। ओ माय गॉड, 2,05,025। 2 लाख तो एसेट 2 लाख में रिकॉर्ड हो। सर मेरे पास इम्प्लिसिट रेट नहीं था। क्यों नहीं था? यूजीआर भी नहीं था। तो भाई बोरोइंग का रेट दे रखा होगा, मैंने उससे निकाल दिया एसेट की वैल्यू। यही करा है मैंने। अब मैं नहीं बोल सकता कुछ, पर क्या जब आप ये लाइन रीड करो, चलो पहले बना लो। अगर आपको लाइन समझ आ गई, मतलब आप नेचुरली बहुत बढ़िया से समझ गए हो। नहीं आई तो कोई बात नहीं बेटे, मैं समझाऊंगा। नीचे की 4 लाइनें अगर आपको कनेक्ट हुई ना, मतलब दिमाग सही चल रहा है। इसको चला दे भाई, एसी का रिमोट उधर है यार। यही करना है कि जो वैल्यू हमें नीचे रिकॉर्ड करनी है वो हमें तब पेयर वैल्यू करना है जो प्रेजेंट है। तो 2 लाख की हमें करनी है, इसलिए 2 लाख करें कि वैसे भी जो 2,05,000 करेगा वैसे वो रेट पे बढ़ जा रहा है। वो बात सही है, लेकिन अब मुझे रेटिंग देख, जब मैं बायकर किसी करता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया कि बस सब बच्चों का। अब एक चीज सोच के देखो आप, आपका पिछली क्लास में 191,500 आया था। वो एक रेट था कि उस रेट पे ही आ रहा था 191,500, 12.6 पे। तो आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बाइफरकेट करा उसी अमाउंट को इस रेट पे। ठीक है, अब तुम्हारा रेट क्या है? 10%। और 10% पे आंसर क्या है तो तुम्हारा? डू यू थिंक कि अगर मैं प्रिंसिपल 2 लाख पकड़ू तो वो बाइफरकेशन सही आएगी? नहीं आएगी। 2,05,000 पकड़ता अगर मैं, और मैं रेट बोलता 10%, तो फिर भी बात सही थी, प्रिंसिपल मानता। अगर मैं प्रिंसिपल क्या मान रहा हूं? 2 लाख। और क्या वो रेट परफेक्ट है उसके लिए? नहीं है। अब मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो कह रहे एक ऐसा रेट निकालो जिसमें जो प्रेजेंट वैल्यू आए वो क्या आ जाए, एग्जैक्ट 2 लाख आए पहले तो। ठीक है, मुझे रेट निकाल, मैं अभी भी दोबारा बात लेके वही आ गया, मेरे को रेट निकालना पड़ेगा मेरे को। 2 लाख नहीं आएगा तो अब एक रेट पे कम एक रेट पे ज्यादा और फिर करूंगा उसको। ठीक है, आप समझिए मैं क्यों कर रहा हूं। अब एक चीज समझिए, मुझे एट द एंड ना ये टेबल बनाना है मेरे को। और अगर उसका प्रिंसिपल 2 लाख है
Do you think 10% is the rate which is implicit within itself? No. हमने जो लास्ट क्लास में करा था वो 191,500 था और 12.6 उस रेट को परफेक्ट मैच करा। लेकिन क्या इस 2 लाख के लिए 10% इज द राइट रेट? नो। मुझे थोड़ा दिमाग और लगाना पड़े। तो 10% पे क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका वैसे कितना आया था? 2,05,000। तो भाई अब मैं अगला क्या ट्रायल लगाऊं भाई? यूजीआरवी नहीं है मेरे पास अब। छोड़ दो यूजीआरवी, अब जीआरवी के एंगल से जो आएगा वो आएगा। एग्जैक्टली ज्यादा रेट इन्होंने कितना निकाला? 12%। 12% पे कितना आया? तो 10 पे ज्यादा आ गया, 12 पे कम आ गया। फॉर्मूले में डालूंगा 10.95। Now 10.95 is the perfect rate at which 2 lakh will be bifurcated between its principal and its interest. मुझे बताइए समझ आया आपको? अगर मैं ईमानदारी से आपको बोलूं तो यूजीआरबी नहीं दिया था तो सर आप इतनी लंबी बात ही क्यों कर रहे थे? सीधा ही बोल देते एक 10 पे भी निकाल दो जो गिवन है। 10 पे निकाल दो, 12 पे निकाल दो, 10 पॉइंट वो आ जाता। करना तो अल्टीमेटली यही था। सेम स्टेप ही तो। भाई यूजीआरबी नहीं है तो हमने वो नहीं लिया, कहानी तो वही चलाई मैंने दौड़ा के अल्टीमेटली। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अब आपने 10% पे चला दिया बच्चे। अब आप क्या करेंगे? 12% पे गेस आपको 15 करना है 15 कर लो, 12 पे फटाफट लिख लो। मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ चुका है। फिर उस रेट को फॉर्मूले में डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्लास में तो देख लिया था। कोई दिक्कत। आंसर तेरा 10.95 ही है। आप चेक कर लीजिए एक बार। हाँ। तो पर तेरा अगर तू 14 पे करेगा तो तेरी ये वैल्यूज भी तो अलग आएंगी ना। तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर वैसे ही हो जाएगा, वो 10.95 ही आएगा। जैसे पिछली बार कुछ बच्चों ने 15% लिया था, उनका ले लेके आंसर तो 12.6 ही आया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बोलूं? बन गया बनने जी का रेट भी, ये भी निकाल दो बेटे, 10.95 आ गया। अब बोलूं? 2 मिनट हो गए। 2 मिनट आगे। सर अगर जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट था जो कि 10 था, अगर उसी में ही 1,96,000 आ जाता
ना सुनो एक, अगर 10% में ही 1,96,000 आ जाता, तो मैं एसेट को रिकॉर्ड किस पे करता? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलबी 196 और 2 लाख विच एवर इज लोअर, तो मेरा प्रिंसिपल क्या बन गया? 196। तो परफेक्ट बैठ जाता 10%, फिर मुझे सारा काम करने की जरूरत ही ना पड़ती। इस बार अभी जो हमने करा था ना 10%, तो प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरा ना 2,05,000 आ गया था। अगर ये 1,96,000 होता, तो मैं एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करता? 196 पे। और फिर क्या मुझे ये सब हिट एंड ट्रायल करना पड़ता? नो, क्योंकि मेरा एसेट भी 196 पर होता और वो डिस्काउंट रेट में बजाय 10%, तो मैं अपने आप बाइफरकेट कर देता। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इस 2 लाख पे मुझे रेट चाहिए जो कि परफेक्टली बाइफरकेट कर सके, और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 10% पे ज्यादा आ गया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अगर 10% पे 1,96,000 आता, तो मैं एसेट को 196 पे रिकॉर्ड करता, एंड आई हैव द रेट विद मी दैट इज 10%। मैं इसको प्रिंसिपल और फाइनेंस चार्ज में बाइफरकेट कर देता। समझने वाली बात है, बहुत टाइम बाद समझ आएगी क्योंकि सब स्टेप्स चल रहे हैं। तो अगर पेपर में आ गया ये, और अगर ये कम है, तो आपको याद लंबी कहानी नहीं करनी ना, हिट एंड ट्रायल क्यों करना है फिर आपको? ठीक है, मुद्दे की बात ये, जितने पे एसेट रिकॉर्ड हो रहा है उसी का रेट चाहिए होता है मुझे, कि ये एसेट का प्रिंसिपल इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर। अब आप मुझे बताइए, आपका 10.95 आ गया, क्या मैं कह सकता हूं ये जो 2 लाख है, जितने पे मैंने एसेट रिकॉर्ड करा? नो, व्हाट इज द रेट? और अब मैं इसको बायफरकेट कर दूंगा मेरे फाइनेंस चार्ज के अंदर और प्रिंसिपल के अंदर। कैसे? सर 2 लाख के ऊपर 10.95 बताएंगे आप, ईयर एंड पे इंटरेस्ट कितना आएगा? 21,900। बट हाउ मच आई हैव टू पे? सो हाउ मच इज प्रिंसिपल आउट ऑफ इट? 28। और 2 लाख में से 28 माइनस कर दूंगा, तो 171,900। इस तरीके से आपकी टेबल पूरी की पूरी बना दीजिए, बिल्कुल बना दीजिए। कितना सारा बेटे, देखो कितना डिटेल्ड लॉजिक था, नहीं? सब बच्चों को समझ आ गया? और बड़ा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब इसके ऊपर देखो, जो सब आ गया ना, एक एग्जांपल देखो, 5 नंबर का आएगा दियो है ना? यार वो तो फ्रैक्शन यार, अब इन्होंने डेसिमल में क्या ले लियो, बन का है, ये फर्क आएगा। वो एंड एंड का क्या है? देख एंड में तेरा भाई, वो डेसिमल का यार होगा, उसका कुछ नहीं कर सकता। फिर से बोले एक बार। 2,03,000। हाँ तो ठीक है, 2,01,000 माइनस 2,00,000 निकालना पड़ेगा। ओके, छा गए बेटे आप। इतना क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था जो आपने समझ लिया बच्चे। तरीका होता है बेटे समझाने के लिए, बढ़िया समझाया बेटे आपको। समझ आ गया ना? बिल्कुल सर। मैडम उसका कोई रूल ना, ये एक ही एफएल के अंदर तो रूल होता है, तो इसमें आप 3 डेसिमल का इमेज आया कर दो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन अलग आएगा तो चल जाए। चलिए, ऑल क्लियर टिल हेयर? आयुष का आ गया?
क्या मैडम? मैम फिफ्थ ईयर में ना, एक बात बताओ, दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज सर्टेन दैट यू हैव टू पे 75,000। सो पूरा प्रिंसिपल मैंने यही डाल दिया, जो बैलेंस है उसको इंटरेस्ट बोल दिया। रादर मैं इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट निकालूं, फिर वो सेट नहीं बैठेगी बात। तो उन्होंने प्रिंस जीरो करने के लिए सारा प्रिंसिपल बचा हुआ इंटरेस्ट डाला। और ये नीचे एस्ट्रिक लगा के बोला भी हुआ है कि अप्रोक्सीमेशन की वजह से है, क्योंकि 67753 पे 10.95 तो 7418 आ रहा है, पर हमने क्या लिया है 7 to 4 ईयर, रीजन इज अप्रोक्सीमेशन की वजह से। क्या बच्चे? 21,900 पहले साल की एंट्री है ये। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर की एंट्री डाली है, ऐसे पेपर में पूरे सालों की नहीं आती। हद से ज्यादा एक दो एंट्री बस पूछ लो। मेन आपके कैलकुलेशन। सब बच्चों का हो गया? तो देखो ना बेटे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया जैसे एग्जाम में आएगा। अब मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। चलो एक बार रीड करा देता हूँ। हो गया सब बच्चों का? यस सर। चलिए देखिएगा। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज, बहुत अच्छी बात है, फ्रॉम एस के लिमिटेड। द इंफॉर्मेशन इज 4 साल की लीज टर्म, फेयर वैल्यू गिवन है, लीज रेंट गिवन है, जीआरवी, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा ये क्या है वैसे? ना यूजीआरवी नहीं है, ये कहाँ लिखा है गारंटेड? ये टोटल है, टोटल है ये, हाँ रेजिडुअल वैल्यू है, तो यूजीआरवी निकल जाएगा। इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये रेट दिया हुआ है। एग्जैक्टली वो हमें करना ही नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन ये 15% दे रखा है उस। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द लीज लायबिलिटी एज पर 19 एंड डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द बैलेंस शीट एंड पीएनएल एज एट द ईयर एंड वन। मुद्दे की बात ये है, आप मुझे अगर लेसी की बात करोगे, सर यहाँ पे वैसे लिखा नहीं था लेसी की बात करनी है, पर अच्छा बोला हुआ है सॉरी, लीज लायबिलिटी, तो लेसी की बुक्स की तो बात कर रहा है। पहली एंट्री क्या डालते हो आप? एसेट टू लेसर, वो यही पूछ रहा है कितना अमाउंट, कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, 15% एमएलपी आपको दे रखा है। क्या एमएलपी आपका? 20 लाख, आई एम सॉरी, 6 25 कितने साल तक मल्टीप्लाई करोगे? 4, और इसमें ऐड क्या कर दोगे? जीआरवी, यूजीआरवी नहीं, एमएलपी निकालना है ना, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, पहली एंट्री बना दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया सब बच्चों को? स्टार्ट कर दीजिए। हमें सीधा वो जैसे जैसे ईयर वाइज तो नहीं सकते, मतलब ईयर इन वन वो कह रहा है 15% पे पहले साल की लायबिलिटी बता दी कि हम ये लायबिलिटी डालते हैं, सिर्फ लायबिलिटी कैसे डालेंगे बस। आपको सिर्फ उसको कंपेयर करना है 20 लाख से, और जो आगे पिक्चर में शो है लायबिलिटी एक बार बनाने की निकालनी पड़ेगी, बस इतना दिखेगा। एक बार आपको गाइड कर देता हूँ बच्चे, ये देखिए, ठीक है, एमएलपी एक बार देखिएगा, 6 25 और 1 25 जुड़ गया इसमें, डिस्काउंट रेट क्या लोगे? 18 55 800 आ जाएगा। तो लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करोगे आप? 18 55 800 की तो रिकॉर्ड करोगे। मुझे बताइए, क्लियर है? बना दीजिए टेबल को। फिर वो सिर्फ वही टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाला, मैं कैसे वो नहीं बना, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर। आपको ईयरली वो नहीं पूछ रहा हाउ मच इज प्रिंसिपल, हाउ मच इज व्हाट। हाँ पहले साल का मैं वो निकाल के एंट्रीज भी डाल दूंगा अभी, लेकिन पहले पहली एंट्री को डाल दो। 15% दिया तो है, हाँ वो निकाल दे कोई बात, पर पहले
पहली एंट्री की लायबिलिटी बताओ मुझे कितनी आ रही, सॉल्व करके। नहीं लेगा ना, यूजीआर भी नहीं लेगा। तू 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 निकाल क्या रहा है ये समझ। मैं एक बार मैं बताता हूँ हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। हम लोग जो एंट्री डालते थे ना, एंट्री क्या डलती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसन। इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, यूजीआर भी नहीं आता उसमें, और फेयर वैल्यू विच है। तो जब तू प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, रेट है 15%, तेरा जो एमएलपी है वो 6,25,000 है 4 साल तक, और चौथे साल में 1,25,000 का जीआरवी है। ठीक है, वो निकालना, यूजीआरवी नहीं लेना। 18 लाख कुछ, 55,850। ये तो आगे सही है। एक एक काम और कर सकता है तू, पहले साल का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, फाइनेंस चार्ज और निकाल के पीएनएल में बेच सकते हो। इन्होंने बना नहीं रखा, तो सीधा ऐसे ही कर देगा ना, 1855 का 15% निकाल दे, वो इंटरेस्ट आ गया। 1855 जो भी वैल्यू आई है उसका 15% इज योर इंटरेस्ट फॉर ईयर 1। कम ऑन, क्या बात कर रहा है इस, सोच एक बार, पहली सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट पे ही मैं इंटरेस्ट दूंगा, और जो पूरा प्रिंसिपल है उस पे नहीं दूंगा। सोच के देखना, प्रिंसिपल लायबिलिटी कितने की है, पूरी लायबिलिटी पे लगेगी ना, समझ रहे। मतलब ये जो हमारी मशीन की वैल्यू होगी तो पहले से 15% रखते हैं, जो ये यूज आ रही है उसमें से माइनस हो 18 लाख। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये आ गया बच्चों का पहले, ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का, आई एम एज्यूमिंग 18,55,850, यही है ना बच्चे। बहुत अच्छी बात है जी। अब आप सोच के देखिए, जब साल एंड होगा तो क्या तुम्हें इसको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। फाइनेंस चार्ज टू लेसर, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज ऑलरेडी फ्रीज्ड, और इंटरेस्ट निकालने के लिए 18,55,850 का कितना परसेंट, 15%। कितना आ रहा है, 2,78,000। लेसर को पे कर दीजिए, लेसर टू बैंक कितने रुपए, कितने रुपए, सारा पे कर दो। कितना बोला आपने पे करने, यार 6 लाख कितना था, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है,
समझ गए ना? आज मेरे ऊपर 35 लाख का रुपये लोन है, तो मैं तो पूरे 35 लाख पे ब्याज देता हूँ ना 1 साल का जो होता है। ये थोड़ा ना होता है जो इस साल पे कर रहा हूँ उस पे ब्याज लग रहा है। क्लियर है? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट, सो कैन आई से दैट 6,25,000 minus 278, that's the principal repayment, no? समझ आ गया ना बच्चे? ओके। सब बच्चों का हो गया? हेडिंग डालिएगा। अभी भी फाइनेंस लीजी चल रही है, लेकिन अब मैं किसकी बुक्स में आ गया हूँ? फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्रीज है, ठीक, हाँ कह सकता स्टेटमेंट या जर्नल। ठीक है, अब मैं किसकी बुक्स में आ गया हूँ बच्चे? लेसर की बुक्स में। लेसर की, लेसर का एसेट चला गया, लेसर का एसेट चला गया। और इसकी ना टर्म्स अलग होते हैं, कुछ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अनअर्न फाइनेंसिंग, कुछ अलग अलग रेट। लॉजिकली तो सेम होती है कि अगर हम कॉमन सेंस लगाए, बट इंटरेस्ट रेट बहुत वेरी कर रहे होते हैं, उसका बोरोइंग रेट कुछ अलग, ऐसे कुछ कहानियां होती हैं। वो हमें जाना नहीं हो, उसमें बस हमें टर्मिनोलॉजी समझ के सॉल्व कर। ठीक है, तो लिखना बच्चे। ओके, ये लिख लो तीनों और समझा दूंगा आप। एमएलपी हमेशा जीआरबी में। आप ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं, बट दिस इज फॉर द एंटायर एस 19। एमएलपी इज ऑलवेज लीज रेंट प्लस जीआर। क्लियर है बच्चे? अब सर ये आपने क्या लिखा है सर? बेटे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट में बोला जाता है जीआई। मान लीजिए 100 रुपए है और यूजीआरवी कितना है? 20 रुपए। क्या आप मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं? 120। क्या मैं बोल सकता हूं एमएलपी अगर मुझे फ्यूचर में मिलना है, मैं अब की बार लेसर हूं, ठीक है, मुझे मिलना है, तो टोटल कितने रुपए मिलने हैं मुझे? 120। 120, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं यूजीआरवी लिया है, फॉर्मूला है भाई, लेना है तो लेना है। अब अगर इसको मैं आज की वैल्यू पे लाऊं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विथ सम रेट। अब यहां पे रेट का झमेला नहीं है, गिवन होगा मेरे को 10% क्या जो भी रेट दे रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूं वो हो सकता है 90 रुपीज आ जाए। ग्रॉस क्या है? ये टोटल आना है। आज की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। तो बेटे 120 में से 90 माइनस करोगे तो 30 रुपए का ब्याज ही तो है। तुमने जो पहले फ्यूचर के पैसे को आज पे ला रहे हो, तो वो कम होके ब्याज कट के प्रिंसिपल ही तो आता है, इसमें क्या बात है? क्योंकि जो आगे की फ्यूचर पेमेंट है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सारा है। इंटरेस्ट रेट को यूज करके मैं डिस्काउंट कर रहा हूं, तो ब्याज ही तो निकल के आ जाती है बात उसमें। तो अगर आप देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया?
द एंटायर पेमेंट, MLP प्लस UGR। नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू कर दो, उसका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और दोनों के गैप को क्या बोल दिया जाता है? अनअर्न्ड फाइनेंस। क्लियर है? पहले आपको एक बार लिख लीजिएगा, पहले से लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया? सीधा एग्जाम्पल आ रहा है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए। इन द बुक्स ऑफ लेसर है, ऐसे ही आते हैं पेपर में 4 या 5 नंबर का बच्चे। लेसर की एंट्रियां भी करवा दूंगा अभी, पर कोई नहीं, पहले ये निकाल लू। सीधा देख के ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो बता ही सकते हो कितना आ रहा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या क्या लेते हैं? MLP, MLP बता दो चलो पहले। हाँ, ओ भाई, 5 साल की पेमेंट जोड़ लो, 8 लाख रुपए पर एनम है। 5 साल का कितना हुआ? 40 लाख। और 1.6 और देना है, 41.6 है MLP। और UGRV 1.4, क्योंकि ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये टोटल है। ये अगर ये GRV है तो UGRV 1.4, 43 lakhs। स्टेप बाय स्टेप लिख लो आराम से, ठीक है? MLP निकाल लो पहले, ठीक है? UGRV और सारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालो पहले आराम से। तो एमएलपी वैसे नहीं निकाल सकते जैसे रेट्स वगैरह दे रखे हैं? हाँ, सेम वही जैसे, क्या क्या कैसे निकाल सकते हैं? मतलब जैसे अभी पहले निकाल रहे थे एमएलपी। कह सकते हो, लेकिन हाँ, मतलब वही चीज ही है MLP तो, ओके। है ना? वो तो सेम ही है। आपने अभी कैसे बताया था, एक बार रिपीट करना वो। 8 लाख को 5 बार मल्टीप्लाई करना, वो कैसे मैडम, बताया था, 8 पांच लाख बार रुपए से? पर एनम है, ठीक है? हाँ जी। 5 साल तक दोगे तो 40 लाख हो गया ना। जी। हाँ जरा, ये देखो जैसे बना हुआ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकला हुआ है? 8 लाख इंटू 5 प्लस 1.6, ये पूरा MLP हो गया, और UGR भी ऐड कर दिया तो 43 लाख आ गए। ओके ओके सर। ठीक है, ये लिखा MLP प्लस UGR। ओके सर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया बच्चों का? नहीं, UGRV ये जो है ना, ये रेजिडुअल वैल्यू, और GRV प्लस UGRV इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। तो GRV इज 1.6, तो UGRV इज 1.4, दैट मेक्स 3 टोटल। फॉर्मूले लिख देता हूँ। GRV प्लस UGRV इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू। GRV कितना है? 1.4, ये मुझे नहीं दिया हुआ, और ये 3 लाख है, ठीक है ना? तो 1.6 आना भाई। क्या दोस्त? नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बच्चों सबको GRV UGRV समझ आ गया ना? अब तेरे को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया? कहने से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज 43 lakhs। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, तो तू टेबल बना दे, और 15% डिस्काउंट रेट है, तो जरा नेट इन्वेस्टमेंट आ, हटा दो बच्चे। 8 लाख की ईयर 1 पे आज क्या वैल्यू है, ईयर 2 पे वैसे ही जैसा। क्या?
अनर्न्ड 1469,080 अप्रोक्सीमेशन की वजह से होगा, तो देखते हैं एक बार। 1469,080 ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आंसर दिखाई देता हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गया सबका। अब ये टेबल बना दो ना बेटा। हाँ प्रेजेंट वैल्यू किसकी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वही फॉर्मूले में ही लिखा हुआ, बस थोड़ा अलर्ट होकर करना पड़ेगा। तीन ले ले यार, इन्होंने अब चार ले ली। ले लो, वो भी अप्रोक्सीमेशन तो चला ले ऐसे। तीन भी लेके हो जाता है वैसे। सर इसमें जीआरवी और यूजीआरवी दोनों लेंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला ही यही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो ग्रॉस के अंदर जो जो आ रहा है वही लूंगा ना। कर सकता। आ गया उनका पीछे। लिख के कर लिया बच्चों ने? अशरफ जी लिख लिया? लिख भी लिया पूरा? ये नेट इन्वेस्टमेंट और दोनों का डिफरेंस ग्रॉस माइनस नेट इज अनअर्न्ड फाइनेंशियल। आ गया ना समझ? ओके। क्या करूं, हटा अभी 5 मिनट वैसे कर रहे होंगे बच्चे, एक बार कर लो। क्या टाइम हो गया? ए भैया, नोट कर लिया बच्चों ने? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। मैं नहीं बताऊंगा रे। आप बताओ। आप लीज पे मेरे से एसेट लेके चले गए। एग्जैक्टली। लेसी अकाउंट डेबिट, डेटर बना दूंगा आपको। क्रेडिट क्या करूं? एसेट चला जाएगा। ठीक है। एसेट ऑन लीज बोल लो। ठीक है, जो मर्जी बोला, सिर्फ फिक्स्ड एसेट बोल लो, वॉट एवर। अब आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, किस अमाउंट पे करूं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट्स एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो? ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चे, साल के एंड पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपसे। ठीक है, तो लेसी को फिर से डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट क्या कर दूंगा? फाइनेंस इनकम। ये मुझे निकालना नहीं होगा कभी, सिर्फ आपको एंट्री समझ आनी चाहिए। डू यू थिंक आई चार्ज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? क्या बात कर रहे हो? लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? लेसी कर रहा था भाई। लेसर की बुक से बेटे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस इनकम को पीएनएल में डाल दूंगा, और लेसी से जो पैसा मिलेगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट
टू लेसी, और ये ईएमआई समझेंगे, वो जो इंटरेस्ट और वो पूरा मिला करो, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है जी। बैंक टू फाइनेंस इनकम को मैंने पीएनएल के थ्रू बंद कर दिया ना, नॉमिनल अकाउंट है। लेसी को डेटर बना दिया और फिर बैंक टू लेसी कर दिया ना। फाइनेंस इनकम को तो तू इनकम भी दिखाएगा ना पीएनएल में, इसलिए पीएनएल में ट्रांसफर होगा ना, इनकम नेचर है। टेबल वेबल कुछ नहीं बनानी, सिर्फ एंट्री आनी चाहिए थी, कोई क्वेश्चन भी नहीं है इस पे एंट्री पर। हाँ, ये तो मैं निकालना पड़ेगा, पर किसी क्वेश्चन में बनाना ही नहीं। अगर मैं देखो वैसे बोलूं, ये तेरा प्रिंसिपल है, अगर मैं देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूं 10%, मान ली 1 लाख रुपए का एसेट था, तो मैं 1 लाख का 10% ही तो लूंगा ना। प्रिंसिपल पे ही तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? तो ये आपका सारा का सारा फाइनेंस लीज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग लीज। ओ माय गॉड, हाँ जी, क्या? हाँ बेटे, आप नेक्स्ट क्लास में लिखना, आप चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं बेटे। थक गए क्या बच्चे? मैं देख रहा था पार्टी में बच्चे बहुत थके हुए थे, पर रुक ही नहीं रहे थे बेटे, और अपना इंट्रोडक्शन दिए जा रहे थे, दिल्ली से हो, दिल्ली से हो, है ना। आप भी तो दे रहे थे साथ में, 2 बार तो किया था। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है ना, कोई पूछ रहा ना कुछ, ऐसी पता नहीं मुझे बोलेगा। वो जोएब जी, आप तो लखनऊ से हो, मैं कह रहा है कि क्या गाना गा रहे हो आप? ठीक है, आइए, बहुत छोटा सा ऑपरेटिंग लीज इज नथिंग। इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर, ओके, एंड यू कैन राइट एक छोटी सी चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ लीज इक्वलाइजेशन। ये क्या होता है देखेंगे बेटे, इसी की वजह से करा रहा हूं, जरा सा पॉइंट है बस, ठीक है। कोशिश करता हूं अगर एग्जांपल से ही समझ आ जाए तो। चलिए अब एक बार देखते हैं। सर ये किसके एंगल से आप बना रहे हो? अभी लिख लो एक बार, देखते हैं कैसे बनेंगे नोट्स। मिस्टर ए, मिस्टर बी, एक लेसर होता है, एक लेसी, और इसने इसको एसेट यूज करने के लिए दिया, दैट इज इन द नेचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या होता था, ध्यान है आपको? ऑपरेटिंग लीज था कि भाई कुछ टाइम यूज करो और वापस दो। और मैं आपको कह रहा हूं कितने टाइम के लिए एसेट दिया सर? 3 इयर्स के लिए। और मैं आपको कह रहा हूं रेंट कितना देना है आपको? 60,000, यानी कि ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 60,000, और ईयर 3 में 60,000। एंड आई एम सेइंग कि इस मशीनरी से प्रोडक्शन एस्टिमेटेड, मतलब जो मैं आपको ये मशीनरी दे रहा हूं, उससे व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। सर ये क्यों कर रहे हो ऐसी बेटे, ये कॉन्सेप्ट एक आएगा, यही लीज इक्वलाइजेशन का। लाइक फर्स्ट ईयर में हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड? 10,000। सेकेंड ईयर 20, and in third year 30,000. What is the total production? मैं मान लो मैं लेसर हूं, मैंने तुमको एसेट दिया, हालांकि अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं, मुझे क्या लेना देना तू प्रोड्यूस करे या ना करे, मेरे को किराया दे दियो तू। कितना रुपया किराया चाहिए मुझे?
60,000। ठीक है, एग्जैक्टली वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं, प्रोडक्शन। आप एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज किराए पे दे रहा हूँ, डू यू थिंक इट इज डिपेंडेंट कि आप प्रोड्यूस करो तो आप मुझे किराया दोगे कुछ? एग्जैक्टली, अमाउंट तो फिक्स्ड है। आप एक बार दिमाग में ये डालिए, मुझे साल के एंड में आप कितने रुपए दे देना, 60,000। एंड कैन आई से कि जो टोटल लीज होगा बच्चे, टोटल रेंट, कैन यू टेल मी द टोटल रेंट? 1,80,000, जो कि आपको लग रहा है 60,000, 60,000, 60,000 बिल्कुल ठीक लग रहा है। और खर्चा कितना, आई मीन अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरे लिए तो इनकम है। तो पहले साल कितने की इनकम हुई? 60,000। नहीं, मैं इनकम किस रेशियो पे रिकॉर्ड करूंगा? एंड सेम वेज आप यही लॉजिक यहां कर सकते हैं, खर्चा किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो आप मुझे बताइए, ईयर 1 का बेटे नेचुरली ना खर्चा दिमाग में आ रहा है, आप मुझे बताइए, तो मैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी कर रहा हूं, ईयर 1 का एक्सपेंस कितना बोलूं? देखो भाई, मिस्टर बी को एक बात पता है, 1,80 तो जाएगा, ये तो रुक नहीं सकता पूरे साल का। लेकिन पहले साल क्या बोलूं, व्हाट रेशियो खर्चा बोलूं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 1:2:2। अगर मैं टोटल 6 यूनिट बना रहा हूं तो पहले साल में 1 यूनिट बना रहा हूं, तो 1/6 हो जाएगा भाई खर्चे का। दैट इज 1/6। कितना आ रहा है? ईयर 2 का खर्चा 1,80,000 इंटू 2/6, 60,000। ईयर 3 का खर्चा 1,80,000 इंटू 3/6, दैट इज 90,000। मतलब सर, मतलब ये भाई, मिस्टर बी जब अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा तो वो बोलेगा अरे भाई ये तो खर्चा आ गया यार। लेकिन एक बात तो तय है, 31 मार्च देखो, एसेट मेरे पास आया, मैं मालिक थोड़ा हूं, मैं थोड़ा ना कोई एंट्री एंट्री डालूंगा, मैं तो किराया देना, मैं यहाँ पे हूँ। मैं सिर्फ एंट्री कब डालता हूँ? जब मैं किराया देता हूँ, ऑपरेटिंग लीज है। मेरे पास अगर कोई एसेट आ रहा है, अब ये जगह हम लोगों ने ऑक्यूपाई करी है, क्या जब मैं किराए पे लिए मैंने कोई एंट्री डाली होगी इसकी? मेरी थोड़ा ना बिल्डिंग है। मैं तो जब रेंट दे रहा हूं तभी तो एंट्री डाल रहा हूं। तो बेसिकली ये तो साल के एंड में लेसर को कितने रुपए से लाइबिलिटी बना देगा? 60,000। आई हैव टू पे 60,000। बट द थिंग इज, हाउ मच इज एक्सपेंस? इज इट 60,000 or is it 30,000? Exactly. So that's lease rent 30,000 and lease equalization. You can treat this as an asset बिकॉज मेरा खर्चा 30,000 का है, बट मैं पेमेंट 60,000 की कर रहा हूँ, अपने आप खत्म हो जाएगा। लीज इक्वलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, आ जाएगा। अभी सारे साल की डालेंगे। 31 मार्च, ये जैसे ईयर 1 का हो गया एंड का। तो अब तू मुझे बता, लेसर को कितने की पेमेंट करेगा? लेसर टू बैंक 60,000, 60,000। और एक एंट्री और डालते हैं बेटे, खर्चा। पीएनएल में खर्चा कितने का डालूं? एग्जैक्टली, पीएनएल टू लीज रेंट 30,000, 30,000। एंड यू कैन से सर इसका नेचर ये कहाँ दिख रहा होगा? जस्ट लाइक प्रीपेड। बेटे आखिरी वाले में वही लाइबिलिटी बन के कट जाएगी ना, प्रीपेड और लाइबिलिटी बस। समझ रहे हो? ईयर 1 क्लियर है? अब आप मुझे बताइए ईयर 2 में क्या करेंगे आप? सिर्फ एंट्री बोल रहा हूं मैं, ठीक है, लिखोगे आप। ईयर 2 में पहली एंट्री क्या डालू? लेसर की लाइबिलिटी बनेगी 60,000 की, खर्चा कितने का? 60,000। और लेसर टू बैंक पीएनएल टू लीज रेंट 60,000। कोई बनेगा ही नहीं, लीज इक्वल कुछ होगा ही नहीं। और आखिरी वाले में लेसर की लाइबिलिटी कितने की? ना, 60 ही दूंगा भाई। लेसर की लाइबिलिटी 60,000, लीज रेंट का खर्चा 90,000। टू लीज इक्वलाइजेशन बंद हो गया तेरा। लेसर टू बैंक 60-60,000, पीएनएल टू लीज रेंट 90-90,000। बेटे सारा बना के एंट्री डाल दो, मैं डाल दूं क्या एंट्री?
दे ऐसे जब मैं पूछता हूँ ना तो आप बोला करो नहीं नहीं सर हम करेंगे इसको। मैं डाल दूं क्या इनको? चलिए साथ साथ करते हैं बेटे, पहले यहां तक नोट करिए आप। ठीक है, क्योंकि ना ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन गया। मैं चाहता नहीं कि आपका ना इन द बुक्स ऑफ लेसी, नहीं नहीं, हाँ बी की बुक्स में, हाँ लेसी है ना, लेसर की बुक से भी डालेंगे अभी, टेंशन मत लीजिए आप। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक बार प्लीज लिखिएगा बच्चे। बहुत अच्छे नोट्स बने बच्चे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना मेरे को देना, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा फिर आपको ऐसे बना के लास्ट। क्या बच्चे हैं? क्या है? एसेट यूज ऑपरेटिंग लीज, जीरो लास्ट। एसेट इज यूज फॉर जीरो लास्ट। अच्छा है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बोल दिया तुमने, डीएल समझ के। है जी। आपका पैकेज कितने का है? 0 lakhs का। लैक्स में पैकेज है, 0 lakhs का पैकेज। ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्त, मैं बोल रहा हूँ नोट्स अच्छे बन रहे हैं, नोट्स अच्छे बन रहे हैं। आप 0 lakhs लिख दोगे बेटे, कैसे नोट्स बनेंगे ये? ऑपरेटिंग लीज, कोई बात नहीं, थक गया है लग रहा है। अगर नहीं लिखना तो मत लिख, अगर गलत मत लिख दे। सर हाँ जी। सर एक बार सेकंड ईयर की एंट्री बताना। हाँ जी बिल्कुल, सेकेंड ईयर में बच्चे, अभी मैं लिखूंगा अभी, पर एक बात बताओ, लेसर को तो 60,000 से क्रेडिट करोगी? हर साल यस साठ सर। हजार ही देंगे ना? हम्म। और ये आपके खर्चे हैं, सेकेंड ईयर का ये खर्चा है, ये एक्सपेंस ही तो है पहले उसमें सर साल। ये लीज एक। लीज इक्वलाइजेशन सेकेंड ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि जितना आप ओके पेमेंट कर रहे हो और जितना खर्चा है वो सेम है। ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, आप खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो 60,000, और आप लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड कर रहे हो, सॉरी खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो 30,000, लाइबिलिटी तो वो प्रीपेड बना दिया मैंने। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? ईयर 2 का मैं बना देता हूँ लाइबिलिटी। लीज रेंट टू,
सेकेंड ईयर का डाल दिया बच्चों ने, थर्ड ईयर भी डालो ना फिर। डाल दिया, वेरी गुड। लीज इक्वलाइजेशन बंद हो गया। ओके, अब आपने अगर थर्ड ईयर डाल दिया तो आप बताइए नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे? यस सर, लेसर की बुक्स। अच्छा लेसर बोला था आपने, मुझे लगा यस सर। ठीक है, लेसर की बुक्स बना दीजिए। क्या बेटे, एक्सपर्ट हो बेटे आप, अकाउंट्स एक्सपर्ट हो गए हो बेटे अब आप। वैल्यू अब आपकी कंपनी में जाओगे ना, लाखों का पैकेज लगेगा, 0 लाख। हाँ वही तो, ये कॉन्सेप्ट ही आपने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने। 0.1 लाख से समझ आया था, 0 लाख ऐसे नहीं था। आधा घंटा हो गया, ऑपरेटिंग लीज तो ओएल ऑपरेटिंग लीज भी जा रहा था वैसे तो। और मैं जब लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ, लेसर की बुक्स ही बना दीजिएगा प्लीज। करेक्ट। लॉजिक ये है भाई, यू आर booking an expense on the basis of consumption। तू 60,000 दे रहा है, बट अगर तू उस एसेट को यूज नहीं कर रहा तो इनफैक्ट सेम बेस एक्सपेंस था। रियल लाइफ में अगर मैं कुछ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एसेट्स में होता होगा, ऐसे हम लोग इधर रेंट दे रहे हैं, यूज कर रहा हूँ, ये सब चलेगा। बट अगर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एसेट है, प्रोडक्शन बेस्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, तो ऐसे बिकॉज अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसी से रिलेटेड रेवेन्यू मेरा उस साल बुक हो रहा होगा, एज्यूमिंग सेल हो रही है। सो इट ब्रिंग्स क्लोजर टू दैट कि आपका मैचिंग प्रिंसिपल, जस्ट मैं पे कर रहा हूं वो नहीं, बट आई एम प्रोड्यूसिंग, तो उसी टाइम पे मैं उस खर्चे को बुक करूं। अगर मैंने लास्ट ईयर में ज्यादा प्रोड्यूस करा तो क्या मान सकता हूं लास्ट ईयर में सेल के ज्यादा चांसेस होंगे, तो जब मैं खर्चा भी ज्यादा देखा। एग्जैक्टली वो चीज है। थर्ड ईयर डाल दिया बच्चों ने, मैं डालू एंट्री, चलो मैं डाल दिया। लीज रेंट 90,000 टू लेसर 60,000, लीज इक्वलाइजेशन 30,000। और इस तरीके से आपका बंद हो गया। ऐसी 31 मार्च को पेमेंट कर दूंगा लेसर टू बैंक 60,000 60,000, और 31 मार्च को PNL टू लीज रेंट 90,000 और 90। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हियर? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वो भी सॉल्व नहीं करना, वो होमवर्क दूंगा। मैंने एग्जाम्पल इतना बड़ा बना दिया कि वो 2 एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे हमारे। नोट नहीं करा था अभी? हो गया नोट? लेसर की बुक्स में डाल देना। ये एग्जाम्पल है, एक बार इसकी प्लीज फोटो ग्रुप में भेज दो, सारे बच्चे घर पे कर लेना। पेज नंबर 163, 5.163, 5.163 को सॉल्व कर लेना और आंसर भी ले लो रे। 5.163
मैं फाइल भेज दूं क्या? चलो एक बार और एक और पॉइंट भी देना है। नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा वैसे तो। ये दिख रहा है बच्चे? आपको ये दिख रहा है? सपोज द आउटपुट, इसका भी फोटो ले लो, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ तो पर एक बार करना होता है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये कौन से पेज पर था? 5.166 पे। एक बार प्लीज रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिख देना बच्चे, जो जो बच्चे जिस ग्रुप में है। ये रहा 5.166, ठीक है। और ये एंट्रीज भी डली हुई है, मैं आपको फाइल भेज दूंगा भैया। ये वाली फाइल टेलीग्राम पे भेज दो, अलग अलग 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, प्लीज टेलीग्राम से ले लीजिएगा। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ आपका 90% लीज खत्म हो चुका है, अगली क्लास में 15-20 मिनट चलेगा और फिर हम ब्रांच अकाउंट शुरू करेंगे, या एक दो स्टैंडर्ड और जो कॉमन होंगे तो वो करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। और जो बच्चों का मेरा अटेम्प्ट है उनका तो ओवर है, वो नीचे टेस्ट दे देना। हाँ ठीक है, कैश फ्लो का। और जो बच्चों का अभी दिसंबर और जनवरी है, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, टैक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 313 हुए, 315 पे स्टार्ट